3, 2, 1। हेलो दोस्तों। तो बहुत दिनों बाद आई एम रिलीजिंग दिस वीडियो। जैसे कि आप लोग जानते हो, नीट रीनीट होने वाला है। एंड एक चीज़ जो मैं रेगुलरली देखता हूँ कि ना बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत डरते हैं, राइट। दे फील दैट इट इज़ अ लॉट टू मग अप, बहुत सा कुछ रटना है। बट ऐसा कुछ है नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द गेम। इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न। अब व्हाट इन सेंस पैटर्न मतलब क्या? क्योंकि जब रिएक्शंस होंगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी भी चीज़ को समझना है, क्या करना है। और जब आप किसी चीज़ को समझ जाओगे ना तो उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एंड इट वोंट फील यू डिफिकल्ट। आई विल टेल यू हाउ आई स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं कैसे चीज़ों को याद रखता हूँ या मुझे कैसे ये चीज़ें याद रहती है, ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। ओके। और वही सेम मैं आपको यहाँ पे रेप्लिकेट करके दिखाऊंगा कि आपको भी कैसे पढ़ना है, राइट। तो ये जो पार्ट है इट इज़ अबाउट एल्केन्स ओनली, हाइड्रोकार्बन्स का। नेक्स्ट वी विल गो विद एल्किन्स एंड एल्केन्स साथ में कर लेंगे। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द अदर चैप्टर्स, राइट। So let's start with this one. So things that we are going to study as of now is what preparations पढ़ेंगे alkenes का, right? Then we will be study about properties of alkenes. फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे chemical reactions and of these alkenes, right? सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा प्रिपरेशन है। केमिकल रिएक्शंस ऑलमोस्ट ऑल सभी का सेम ही होता है। अगर एक टाइप का पढ़ लोगे, राइट, यू वोंट फील एनी मच डिफिकल्ट, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक पार्ट, राइट। सो वी हैव एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्केन। तो एलिफैटिक सबको पता है, इट इज एन ओपन चेन सिस्टम। इट इज एन ओपन चेन सिस्टम, ठीक है। इट इज एन ओपन चेन सिस्टम। और जो एरोमेटिक है ये होता है क्लोज्ड चेन। क्या होता है? क्लोज्ड चेन। अब एलिफैटिक में अगेन वी हैव डिफरेंट पार्ट्स, दैट इज अगर मैं बात करूं सैचुरेशन की, तो ये होगा कौन सा? एल्केन का। कौन सा होगा? एल्केन का। और अगर मैं बात करूं अनसैचुरेशन की, तो ये किसका होगा? अनसैचुरेशन मतलब आपका एल्कीन प्लस एल्काइन, ये आ जाएगा, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू नो। सो बेसिक्स है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन कि कैसे कैसे चीज़ें हम लोगों को बनाई जाती हैं। तो व्हाट आर द बेसिक फंडामेंटल्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो फ्रॉम अनसैचुरेशन हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड मतलब, सो वी आर गोइंग टू बेसिकली प्रिपेयर एल्केन्स फ्रॉम व्हाट? एल्किन्स प्लस एल्काइंस। किससे बनाएंगे? हम एल्किन से बनाएंगे और एल्काइन से बनाएंगे। ओके। तो देखिए एल्किन से या एल्काइन से कैसे बने। सो लेट्स से आई एम हैविंग एन एल्किन, कौन सा? बेसिक से इथीन ले लेते हैं। अब इथीन का फॉर्मूला क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। और मुझे इससे क्या बनाना है? एल्केन बनाना है। जो इसका जो मतलब सिमिलर अल्केन बनेगा वो बनेगा इथीन। तो इथीन का फॉर्मूला क्या होगा? CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है टोटल? 4। यहाँ टोटल हाइड्रोजन कितने? 6। कितने हाइड्रोजन की कमी पड़े? 2। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा। क्या करूंगा? हाइड्रोजन ऐड करूंगा। अब सिंपल सा कोई काम नहीं होता, ठीक है। अब जैसे अगर आपको करना है रेलवे का टिकट बुक करना है, तो रेलवे का टिकट बुक करने कहाँ जाओगे? पुलिस स्टेशन जाओगे क्या? नहीं ना, यू विल गो टू द प्रॉपरली स्टेशन, ठीक है। अगर आपको कुछ कंप्लेंट फाइल करनी है तो कहाँ जाओगे? पुलिस स्टेशन जाओगे। पोस्ट ऑफिस तो जाओगे नहीं कि भाई मेरे घर में चोरी हो गई है, डाकिया आके आके आप सॉल्व कर लीजिए, राइट। सो दिस इज नॉट द पॉसिबल। तो जहां पे जिस डिपार्टमेंट का काम है वहीं जाके आपको वो चीजें सॉर्ट आउट करनी है। अगर आप किसी और के पास जाओगे, काम नहीं होने वाला। तो केमिस्ट्री में भी सिंपल सा रूल है। अगर आपको रिएजेंट्स के बारे में पता है, इफ यू नो अबाउट द रिएजेंट्स, इफ यू आर नोइंग अबाउट रिएजेंट्स कि भाई कौन सा रिएजेंट क्या करता है, तो आप कैन इजीली सॉल्व। तो कितने टाइप के रिएजेंट होते हैं अपने पास? 3 टाइप के। एक जो रिड्यूस कराते हैं, एक जो ऑक्सीडाइज कराते हैं, और एक लास्ट में मान लो मिसलिनियस, जो मतलब कुछ दे आर सम बीच में आते हैं, नो दे आर एम्बिगियस हैं थोड़ा बहुत। ये वो कभी रिडक्शन करवाते, कभी ऑक्सीडेशन कराते हैं। अगेन कुछ मिसलिनियस एक्सेप्शनल केस मान के चलो, राइट। तो रिड्यूसिंग रिएजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं, और ये मिसलिनियस वाले भी होते हैं, ठीक है। तो ये 3 अपने पास रिएजेंट्स पॉसिबल प्रेजेंट होते हैं, राइट। ओके। तो अब सर यहाँ पे क्या होगा? यूजुअली जब हम अनसैचुरेशन कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड्स बना रहे हैं, इन केस ऑफ दिस वी आर यूजिंग मेटल, वी आर यूजिंग मेटल्स। तो कैसे? पीटी यूज कर रहे हैं, पीडी यूज कर रहे हैं, राइट, निकल यूज कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ मेटल्स यूज करेंगे जो हाइड्रोजन को एक सरफेस प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? सरफेस प्रोवाइड करेंगे। मान लो कि ये हाइड्रोजन है, सॉरी सरफेस है। इस सरफेस पे क्या होगा? किसका सरफेस है? ये या तो पीटी का होगा, या पीडी का होगा, या निकल का प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जब आप पास करोगे, तो ये हाइड्रोजन गैस एक वीक बॉन्ड से इस पे ऐसे सरफेस एरिया पे एड्सॉर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एड्सॉर्ब हो जाएंगे। सो दिस विल गेट एड्सॉर्ब। नाउ दिस एल्केन, दिस एल्केन विल कम ओवर द सरफेस। अब ये क्या करेगा? एल्केन इसके ऊपर सरफेस के ऊपर आ जाएगा। मतलब जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे इस मेटल से,
तब क्या होगा, ये हाइड्रोजन्स यूजुअली बॉन्ड ब्रेक करके एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन्स किस पे जाके ज्वाइन हो जाएंगे, इथीन पे ज्वाइन हो जाएंगे, एंड इट विल गेट कन्वर्टेड टू इथेन। सो दिस इज हाउ अ बेसिक अनसैचुरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अकर्स। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, जब भी हम मेटल्स की बात करें, मेटल हाइड्रोजनेटेड या फिर मेटल से रिलेटेड, तो हमेशा पीटी पीडीओ निकल, ये तीन ही आएंगे ऑलमोस्ट। किसी भी रिएक्शन, चाहे नीट ले लो, जेई मेंस ले लो, या आइजर ले लो, कोई भी एग्जांपल पकड़ लो, यहाँ पे हमेशा ये तीन मेटल्स आपको दिखेंगे और इन तीन मेटल्स के साथ हाइड्रोजन दिखेगा। और अगर ये चीजें आपको दिख रही है, मेटल और हाइड्रोजन दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। और हाइड्रोजन ऐड होगा तो मतलब क्या है, यहाँ पे एल्कीन से एल्कीन बनेगा, या एल्काइन से एल्कीन भी बन सकता है। या फिर अगर मान लीजिए कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में वैसे भी पढ़ेंगे, मेरे पास मान लो एल्काइन है, अब इसको मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन ऐड करूंगा, सेम मैंने रिएजेंट्स यूज कर लिए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपका एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सर एल्कीन में क्यों, एल्कीन में क्यों नहीं हुआ, इट डिपेंड्स कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन यूज कर रहे हो। अगर आप लिमिटेड नंबर ऑफ हाइड्रोजन यूज कर रहे हो तो ये मतलब नेक्स्ट प्रोडक्ट ही बनेगा, नेक्स्ट उसका जो कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट होगा वही बनेगा। अगर आप एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन यूज करते, तो उस केस में चांसेस होते हैं कि आपका ये कंपाउंड एल्केन में कन्वर्ट हो जाता डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ बीइंग फॉर्मिंग इथेन, इथिन ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में, दैट इज इथेन बन जाता है। इज इट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर, अंडरस्टैंड इट। समझ के पढ़ोगे तो बहुत ईजी है, वरना जिंदगी भर बैठोगे तो भी समझ में नहीं। वाई, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न इट इन योर मेडिकल्स। आप आगे जाके कोई किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर इफ देर इज समथिंग केमिस्ट्री रिलेटेड टू इट, अगेन इट विल फील डिफरेंट। तो समझ के पढ़ो, इट्स मोर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, राइट, हल्का सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या होता है ना, कि बेसिक सा थिंग है, मान लो कि मेरे पास कोई एक एल्कीन, क्या है मेरे पास, एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मैं इसको किसके साथ रिएक्ट करूंगा, साइक्लोहेक्सिन के साथ रिएक्ट करूंगा। किसके साथ, साइक्लोहेक्सिन के साथ रिएक्ट करो, और यहाँ पे मैंने हल्का सा हीट दे दिया, क्या दे दिया, हीट दे दिया। अब ये जो एल्कीन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इथेन। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इथेन। एंड ये जो साइक्लोहेक्सिन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा किस में, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन। सर ऐसे कैसे, व्हाई दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बेंजीन? वी नो दैट बेंजीन इज द मोर स्टेबल कंपाउंड। क्यों, क्योंकि भाई ये एरोमेटिक है। क्या है, ये एरोमेटिक नेचर, और बिकॉज ऑफ एरोमेटिक नेचर ये चाहेगा कि अगर साइक्लोहेक्सिन से अगर पॉसिबिलिटी है, अगर कोई रास्ता मिल रहा है कि वो एरोमेटिक बन जाए, तो ये क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन लूज करके बेंजीन बन जाएगा। और वो जो हाइड्रोजन लूज कर रहा है, वो हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे, आपका एल्कीन। सो यहाँ पे इट इज टू थिंक, एक साइक्लोहेक्सिन को स्टेबल बनना है, और ये एल्किन भी चाहता है कि एल्किन में कन्वर्ट हो जाए। सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर, ये एल्किन को एल्किन को एल्किन बनना है, और इस साइक्लोहेक्सिन को किस में बनना है, एक मोर स्टेबल कंपाउंड में बनना है, राइट। ऐसे ही आप हाइड्रोजन के साथ कर सकते हो, हाइड्रोजन को भी अगर आप ले लोगे, NH2 तो ये भी क्या करेगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, और एक नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा। अगेन सर क्यों, क्योंकि वी नो दैट नाइट्रोजन गैस इज मोर स्टेबल। जो भी गैसेस हैं, आप आगे धीरे धीरे आप रिएक्शंस पढ़ोगे, जहां कहीं भी पॉसिबिलिटी है कोई गैस निकल रहा है, किसी भी कंपाउंड से या किसी भी रिएक्टेंट से गैस बाहर निकल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो क्या करेगा, गैस बन के बाहर निकल जाएगा, एंड रिमेनिंग थिंग्स विल आइदर कंबाइन विद रिएक्टेंट और दे विल गेट come out as a byproduct. Okay, so these are the things that you need to remember. नेक्स्ट आता है वुर्ज रिएक्शन। बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत ज्यादा फेमस रिएक्शन है, सबसे सिंपल रिएक्शन, कुछ नहीं करना। सर यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है, कौन सा एल्काइल हैलाइड, स्पेसिफिकली कौन से टाइप के एल्काइल हैलाइड्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, एंड नॉट टेरिशरी एल्काइल हैलाइड्स। सिर्फ ये रिएक्शन कौन दे सकता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड एंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड दे सकता है, टेरिशरी एल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन नहीं दे सकता। अब रीजन मैं आगे बताऊंगा। अब मान लो कि मेरे पास एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है RX, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, और मैंने 2 मोल्स के एल्काइल हैलाइड्स ले लिए, क्या ले लिए, 2 मोल्स के एल्काइल हैलाइड ले लिए। अब इसको मैं रिएक्ट किससे कराऊंगा, ड्राई ईथर से रिएक्ट करूंगा। क्या करूंगा, ड्राई ईथर। सर ड्राई ईथर से क्यों कर रहे हो, भाई आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, आप रिएजेंट्स के साथ सॉल्वेंट्स भी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, सॉल्वेंट्स भी पढ़ोगे। सर सॉल्वेंट्स पढ़ने की क्या जरूरत है, ऐसे ही कर सकते हैं। देखो सॉल्वेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब किसी को बिरयानी तीखी पसंद है, किसी को बिरयानी फीकी पसंद है, किसी को बिरयानी चिकन वाली पसंद है, किसी को आलू वाली, तो किसी को पनीर वाली, किसी को सिर्फ सब्जी वाली बिरयानी पसंद है। तो सबका टेस्ट अलग अलग है। तो मेरे को आलू वाली बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं आलू वाली बिरयानी खा लूंगा। आपको पनीर वाली बिरयानी अच्छी लगती है, आप पनीर वाली बिरयानी खा लो। सो दीज आर द थिंग्स विच यू नो डिफर एवरीवन। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, जब आप कोई रिएजेंट या कोई रिएक्शन करवा रहे हो, तो सबको एक प्रॉपर सुटेबल सॉल्वेंट चाहिए, उस सॉल्वेंट में रहेगा तो ही वो रिएक्ट करेगा। और दूसरा रीजन, यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो, सोडियम यूज कर रहे हो। क्या यूज कर रहे हो, सोडियम। अगर आप सोडियम को पानी के साथ रिएक्ट करवाओगे, तो भैया तो बॉम्ब बन जाएगा, आपका एग्जामिनर तो आपको फेल कर देगा, राइट। सो ये ड्राई ईथर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास सोडियम है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, नाउ व्हाट हैपेंस इज, whatever this part is there,
दिस पार्ट गेट्स एलिमिनेटेड, ये जो पार्ट है ये एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे? अब देखो, इट विल कम आउट एज आर आर प्लस 2 मोल्स ऑफ NaX। क्या बन के आ जाएगा? 2 मोल्स ऑफ NaX। मतलब ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, और ये वाला आर एल्काइल, ये वाला एल्काइल साथ में जुड़ जाएंगे, एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? एल्केन। क्या बनेगा? एल्केन बन जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ये दोनों कार्बन जुड़ के क्या बन जाएंगे? ओवरऑल ये कार्बन में कितने, इस चेन में कितने कार्बन आ जाएंगे? 4 कार्बन। इसको बेसिक एग्जांपल समझते हैं। CH3 बॉन्ड X प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम प्लस X बॉन्ड CH3। अगर मैं इसको किसके साथ, ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट कराऊंगा, क्या बनेगा सर? CH3 बनेगा, CH3 बनेगा, और क्या बनेगा? 2 मोल्स ऑफ X। तो यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ पे एक कार्बन था, टोटल कार्बन कितने बन गए? इज इट क्लियर? सो ये प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड देते हैं, टेरिशरी एल्काइल हैलाइड नहीं देते हैं, क्योंकि अगर मैं टेरिशरी एल्काइल हैलाइड ले लूंगा, इफ आई टेक अ टेरिशरी एल्काइल हैलाइड, मिथाइल मतलब क्या? मिथाइल मतलब CH3, CH3 को मिथाइल भी लिखते हैं शॉर्टकट में। अगर मैं टेरिशरी एल्काइल हैलाइड लूंगा और इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा किसके साथ? सेम ऐसे ही एक छोटे कंपाउंड के साथ, किसके साथ? सेम ऐसे ही कंपाउंड के साथ रिएक्ट करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को क्या बनेगा? एक एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, और नॉट द, मुझे क्या मिलेगा? एक एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, और ना कि एक एल्केन मिलेगा। राइट? द रीजन बीइंग, यूजुअली जो टेरिशरी कंपाउंड्स है वो रिएक्ट करके फटाक से एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। यही नहीं, आगे आप एल्किन वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पूरे हाइड्रोकार्बन चैप्टर का एल्किन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर वो आ गया तो बेसिक्स ऑफ रिएक्शंस आपको आगे समझ लो। ठीक है? वो मैं बताऊंगा, बहुत सारे रिएक्शन है, बहुत सारे नेम्ड रिएक्शन है, ट्रिक, टिप्स, सब कुछ होगा आपके पास। राइट? तो इतना याद रख लो, एल्काइल से प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड दे सकते हैं, टेरिशरी एल्काइल हैलाइड रिएक्शन नहीं दे सकता। ठीक है? आई होप आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, बिकॉज देयर आर सम एरोप्लेन्स फ्लाइंग ओवर माय हाउस। राइट? दीज आर द थिंग्स। अब नेक्स्ट सर, फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या है? फ्रैंकलिन रिएक्शन वुर्ज का छोटा भाई है। किसका भाई है? वुर्ज का छोटा भाई है, यंगर ब्रदर। वुर्ज भाई साहब ने यूज किया था सोडियम, ये भाई साहब यूज करेंगे जिंक। ज्यादा कोई फर्क नहीं है, RX प्लस जिंक ऑन रिएक्शन विद, अगेन यहाँ पे भी आप सॉल्वेंट यूज कर लोगे, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ RR प्लस 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ, 2 मोल्स ऑफ, नॉट 2 मोल्स, ZnX2। राइट? तो ये आपका ऐसे कंपाउंड मिलेगा फ्रैंकलिन रिएक्शन में, यंगर ब्रदर किसका? ऑफ वुर्ज, ऑफ वुर्ज रिएक्शन। ठीक है? नेक्स्ट, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल सा रिएक्शन है, ये लैब मेथड है। ये क्या है? लैब मेथड। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं, सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लो कि मैं सोडियम सॉल्ट यूज करूँ, सोडियम सॉल्ट मतलब क्या? CH3CO हाइड्रोजन से मैं क्या करूंगा? एक हाइड्रोजन को निकाल दूंगा, यहाँ से मैं क्या करूंगा? हाइड्रोजन को निकाल दूंगा, एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट, it will result in the formation of a salt COO माइनस Na प्लस, ये क्या बनेगा? एक सॉल्ट बनेगा। इसी को हम बोलेंगे सोडियम सॉल्ट। अगर पोटेशियम होता तो पोटेशियम होता तो पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम है तो सोडियम सॉल्ट बनेगा। अब इसको मैं क्या करूंगा? CH3COONA प्लस NaOH के साथ रिएक्ट करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। किसके साथ रिएक्ट करूंगा? NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, नॉट हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा प्रोडक्ट? CH3H प्लस Na2CO3। क्या मिला मुझे? Na2CO3। कैसे? देखो, यहाँ का ये जो पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट बाहर निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा पार्ट बाहर निकल जाएगा, और ये जो CH3 है और ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों साथ में मिल जाएंगे। ये CH3, ये हाइड्रोजन साथ में मिल जाएंगे, और आपको क्या मिला? CH3H मिला। और बाकी का यहाँ पे देखो, एक सोडियम, एक सोडियम सर, 2 सोडियम, एक कार्बन, एक कार्बन, एक 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे तीसरा ऑक्सीजन, तो CO3। तो यू विल गेट Na2CO3 एज वेल एज CH3 व्हाट? CH3H। इज इट क्लियर? सो इसको हम बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट? सिंपल सा है, ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। नेक्स्ट है कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट क्या है? कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यहाँ पे क्या होता है? यूजुअली अगेन पोटेशियम या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे, तो ये क्या बनेगा? CH3COONA को मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा। क्या करूंगा? इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब पानी के अंदर करंट डालना और इस कंपाउंड को साथ में डाल के रिएक्शन करवाना। तो ये क्या बना? CH3 बॉन्ड CH3 प्लस हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाएगा दूसरी तरफ से। तो कैसे हो? CO2 भी होगा, हाइड्रोजन गैस भी होगा। देखो कैसे होता है। अब यहाँ पे एनोड पे क्या होता है? एट एनोड, मैं यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। अब एनोड पे क्या होगा? CH3CO माइनस
से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकले तो ये क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ CH3 COO रेडिकल, यहाँ पे भी मैं दूंगा। अब ये जो 2 मोल्स ऑफ CH3 CO, यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ CH3 रेडिकल मिलेगा। अब ये जो 2 मोल्स ऑफ CH3 आपस में मिलकर क्या बनेंगे, इथेन बनेंगे। क्या बनेंगे, इथेन। तो आपको क्या इथेन मिला, ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे मिल गया एनोड पे। तो एल्केन कहाँ बनता है, एनोड पे बनता है। एल्केन कहाँ बनता है, एनोड पे बनता है। एल्केन कहाँ बनता है, एनोड पे बनता है। इज इट क्लियर। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे जो मेटल है, पॉजिटिव या पोटेशियम लिया था तो पोटेशियम, सॉरी सोडियम लिया था तो सोडियम ले लेंगे। यहाँ पे जो सोडियम मेटल है ये क्या करेगा, यहाँ पे 2 मोल्स, 2 प्रेजेंट है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ सोडियम बनेगा। अब ये 2 मोल्स ऑफ सोडियम चुप नहीं बैठेगा, ये क्या करेगा, H2O के साथ रिएक्ट करके NaOH बनेगा प्लस H2 बनेगा। इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ H2। अगर आपको नहीं दिख रहा है सो लेट मी चेंज दिस हियर। तो देखना ये क्या है, NaOH और H2 साथ में। इज इट क्लियर। सो बेसिक सा है, क्या हो गया सर, कैथोड पे क्या बनेगा, सॉरी कैथोड पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होगा, और एनोड पे क्या बनेगा, आपका एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, एल्केन। ठीक है, बेसिक सा है, आपको याद रखना है बस। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत सिंपल सा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका मतलब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब क्या, ये होता है RMgX, ये है एल्काइल पार्ट, ये है मेटल पार्ट। अब यहाँ पे एक चीज है, ये जो एल्काइल पार्ट है ये नेगेटिव होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ये जो MgX है ये पॉजिटिव पार्ट होता है। सर पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बता रहे, सिंपल है। अब इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस बहुत सारे रिएक्शन आते हैं, एल्डिहाइड कीटोन में तो भर भर के रिएक्शंस आएंगे, एल्कीन्स में भी कुछ रिएक्शंस मिलेंगे आपको। तो आगे जितने भी नेम्ड रिएक्शंस या जो भी आएंगे तो उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बहुत यूज होगा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, मैं मान लो क्या कर रहा हूँ, RMgX को किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, H2O के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ। किसके साथ, H2O के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। किसके साथ, H2O और एसिड के साथ। और ये बन जाएगा आपका RH प्लस MgOH, और ये X बन जाएगा। सर कैसे बना, अब देखो ये पार्ट मैंने क्या बोला, नेगेटिव बोला, ये पार्ट मैंने क्या बोला, पॉजिटिव बोला। H2O में भी H प्लस पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, ऐसे ही बनता है। तो हमेशा याद रखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव को साथ में जोड़ दो, पॉजिटिव और नेगेटिव को साथ में जोड़ दो। ये नेगेटिव पार्ट जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट से जुड़ जाएगा, और ये जो ये वाला OH वाला नेगेटिव पार्ट है ये इस पॉजिटिव पार्ट से जुड़ेगा। हमेशा याद रखना, एरो नेगेटिव पार्ट से पॉजिटिव पार्ट की तरफ जाता है, ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो दीज, इतना क्लियर हो गया। तो R किसके साथ जुड़ गया, H के साथ, सर R H के साथ जुड़ गया। Mg किसके साथ जुड़ गया, सर OH के साथ जुड़ गया। अंडरस्टूड। सो ऐसे ही आपको दूसरे दूसरे रिएक्शन करने। एक बेसिक सा एग्जांपल लेके करते हैं। सर मान लीजिए कि मेरे पास CH3 MgX प्रेजेंट है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे D2O के साथ, पानी नहीं, मैंने हेवी वाटर ले लिया। क्या ले लिया, हेवी वाटर। अब इस हेवी वाटर को मैं H प्लस से रिएक्ट करूंगा। किससे रिएक्ट करूंगा, H प्लस से रिएक्ट करूंगा। अब जब H प्लस से रिएक्ट कर दिया तो ये क्या बना, CH3D बना प्लस MgOD प्लस X बना। समझ में आया कैसे, इसको मैंने डिवाइड किया D प्लस और ये हो गया OD। सेम हाइड्रोजन की जगह मैंने ड्यूटेरियम यूज कर लिया, और ये हो गया माइनस, ये हो गया पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव पार्ट जाके D प्लस से अटैक करेगा, और यहाँ पे जो D माइनस था ये जाके किससे जुड़ेगा, इस पे जुड़ेगा। तो M इसके साथ OD आ गया, यहाँ पे X आ गया, और ये क्या आ गया, CH3D। ऐसे ही आपको ग्रीनहार्ड रिएजेंट का दूसरे रिएक्शन जब आएंगे मैं आपको बता दूंगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, फैटी एसिड्स एंड अदर डेरिवेटिव्स। अब ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे जहां पे आप देखोगे कि मेरे पास क्या है, यूजुअली इस टाइप के रिएक्शंस में हम क्या करेंगे, रेड फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड को यूज करेंगे। ये दोनों भाई हैं, ये क्या है, दोनों भाई हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हमेशा साथ में लिखेंगे। अगर कहीं पे भी किसी भी रिएक्शन में अगर आपको आयोडीन दिख रहा है एज अ रिएक्टेंट, अगर किसी भी रिएक्शन में आपको आयोडीन दिख रहा है तो उसके साथ रेड फॉस्फोरस का होना कंपलसरी है। क्यों, क्योंकि आयोडीन जो है ना जिद्दी है, छोटा भाई है, बहुत जिद्दी है। ठीक है, बहुत जिद्दी। अब इस जिद्दी को हटाने के लिए आपको, मतलब इस पूरे रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए बड़े भाई की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, बड़े भाई की जरूरत पड़ेगी। और ये बड़ा भाई कौन है, रेड फॉस्फोरस। ये क्या करेगा, रिएक्शन को कंप्लीट करता है। कैसे, यूजुअली आयोडीन का काम क्या है, ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर देता है। मतलब ना ही 100% रिएक्टेंट बनने देगा और ना ही 100% प्रोडक्ट बनने देना, इक्विलिब्रियम बन जाएगा रिएक्शन। तो इस इक्विलिब्रियम को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, रेड फॉस्फोरस करेंगे, ताकि आयोडीन को सेपरेट कर दिया जाए। भाई रिएक्शन कर दिया आयोडीन ने, इसको हटाओ। आयोडीन ने रिएक्शन कर दिया, इसको हटाओ। अब हटाने के बाद क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट था वो अपने आप बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो स्टैब्लिश होना था वो नहीं होगा। अंडरस्टूड। तो इसीलिए हम रेड फॉस्फोरस का यूज करते हैं। अब देखो, जैसे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, अल्कोहल यूज कर रहा हूँ, CH3OH यूज करूंगा, हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। यहाँ पे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर आप यूज करोगे करोगे, और ये क्या बनेगा, CH3 हाइड्रोजन प्लस H2O प्लस I2। अब रिएक्शन बैलेंस करना, अपने को रिएक्शन बैलेंस करके फायदा नहीं, अपने को बस क्या करना है, रिएक्टेंट से इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट से इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, एल्केन में कन्वर्ट हो गया। सर मैं एल्डिहाइड लूंगा, ले लो भाई, रेड फॉस्फोरस को हीट किया तो क्या बना, CH3 बाकी क्या बना, H2O बना, I2 बना।
अंडरस्टूड, ये हो गया एल्डिहाइड का। अगर सर मैं एसिड डेरिवेटिव लूंगा, ले लो भाई, किसने मना किया है, इसको HI के साथ रिएक्ट करूंगा, रेड फॉस्फोरस सेम, CH3 प्लस H2O प्लस HCl प्लस I2। जहां जहां कार्बन है, जहां जहां कार्बन है, वो सारे के सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएंगे, वहां पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। बाकी जो ऑक्सीडेशन वाले पार्ट है, जो मतलब जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको हटा दो और हाइड्रोजन ऐड कर दो, आपको सीधा सीधा एल्केन बना। यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड होता, मैंने CH3 वैसे का वैसा है, और इस वाले के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा था उसको हटा के हाइड्रोजन ऐड कर दिया। यहाँ पे भी ऑक्सीजन जुड़ा था, उसको हटा के मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया। अंडरस्टूड। तो ऐसे ही आपको याद करना है। रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड कहीं पे भी दिखेंगे तो कौन सा है, ये बड़े भाई और छोटे भाई हैं। क्या है, बड़े भाई और छोटे भाई हैं। जब बड़े भाई और छोटे भाई मिलके रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेड फॉस्फोरस क्या करेगा, रिएक्शन कंप्लीट करने में मदद करेगा। आयोडीन अकेला नहीं आ सकता क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता। चीज़ों को समझ के पढ़ो, रिएक्शन के नीचे उसके पॉइंट्स लिखो कि भाई ये है, इस रिएक्शन का काम ये है। अगर आपने पढ़ लिया, इसको 2-3 बार रिवाइज कर लोगे उठते बैठते, राइट, यू विल डू रिवाइज इट, राइट, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्किन्स। अब हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्किन्स में क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास एक एल्किन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है मेरे पास, CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब इसको मैं क्या करूंगा, BH3 के साथ रिएक्ट करूंगा, किसके साथ, BH3। अब हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है ना कि जितने भी एल्किन वाले पार्ट है, ये एक इसके साथ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे वो रिएक्टेंट जुड़ जाएगा। कैसे, CH3 CH2 CH2 बॉन्ड 3 टाइम्स बोरॉन, मैं यहाँ पे इसको 3 टाइम्स ले रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन हट गए, हटे नहीं मतलब यहाँ के हाइड्रोजन इस एल्किन में जाके जुड़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 CH2 बोरॉन है। अब इसको मैं यूजुअली किसी भी एक वीक एसिड, जैसे मैं मान लेता हूँ एसिडिक एसिड को, ठीक है, इसको मैंने वीक एसिड, अब इसको लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा पार्ट बोरॉन और जो रिएक्टेंट हमने लिया था एल्किन, वो सेपरेट हो जाएगा। एंड वी विल गेट व्हाट, प्योर एल्किन, वी विल गेट व्हाट, प्योर एल्किन। हमें क्या मिलेगा, प्योर एल्किन मिल जाएगा। इज इट क्लियर। तो ऐसे आपको क्या मिलता है, हाइड्रोबोरेशन। तो हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, मैं इसको एल्किन्स पार्ट में पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगा कि किस टाइप ऑफ रिएक्शन है, कौन सा रूल लगता है यहाँ पे। सो ऑल दीस थिंग्स वी विल डिस्कस। तो ये हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है कि आपने BH3 को CH एल्किन के साथ रिएक्ट किया तो यू विल गेट एन एल्किन, राइट। नेक्स्ट, कोरेहाउस एल्केन रिएक्शन। अब कोरेहाउस में क्या होता है, यहाँ पे एक सिंपल नेम रिएक्शन है, 3 स्टेप रिएक्शन। अब यहाँ पे मान के चलो मैं क्या ले रहा हूँ, RX एल्काइल हैलाइड है। इस एल्काइल हैलाइड को मैं क्या करूंगा, 2 मोल्स ऑफ लिथियम के साथ रिएक्ट करूंगा। क्या करूंगा, 2 मोल्स ऑफ लिथियम के साथ रिएक्ट करूंगा। अब इससे क्या होगा, ये यहाँ से एक जो पार्ट है X वो हट जाएगा और यहाँ पे Li के साथ जुड़ जाएगा। मतलब एक लिथियम मेटल के साथ जुड़, सॉरी अपने रिएक्टेंट के साथ जुड़ गया, और एक और जो लिथियम है वो किसके साथ जुड़ गया, Li। अब मुझे इसकी जरूरत है, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, R 2 मोल्स ऑफ लूंगा प्लस कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्ट करूँ, किसके साथ, कॉपर आयोडाइड के साथ। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा R2CuLi। क्या बनेगा, R2CuLi। और दूसरा जो है Li, वो क्या करेगा, आयोडीन को लेके बाहर चला जाएगा। क्या करेगा, आयोडीन को लेके बाहर आ रहा है Li। अब ये इसको बोलते हैं अपन गिलमन रिएजेंट। क्या बोलते हैं, गिलमन रिएजेंट। अब ये R2CuLi मैं किसके साथ रिएक्ट करूंगा, एक और RX के साथ रिएक्ट करूंगा। किसके साथ, एक और RX के साथ रिएक्ट करूंगा, और ये बनेगा R डैश प्लस क्या बनेगा, RCu प्लस LiX। ऐसे करके आपका ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट कोरे हाउस रिएक्शन। कुछ नहीं है, सिंपल है। पहले RX लो, लिथियम के साथ रिएक्ट करो, RLi बनेगा, LiX बनेगा। ये RLi 2 मोल्स होंगे, उसको मैं कॉपर आयोडेट के साथ रिएक्ट करूंगा। उसके बाद ये क्या बना, गिलमन रिएजेंट। अब इसी गिलमन रिएजेंट को मैं दूसरे एल्किन एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके मैं एल्केन बना लूंगा। अंडरस्टूड। आप चाहे सेम ले सकते हो, अलग ले सकते हो, आपकी मर्जी, जैसा आपको बनाना वैसे आप बना सकते हो। अंडरस्टूड, इज इट क्लियर। बस ये पार्ट याद रख लीजिए, ये पार्ट याद रख लीजिए, आपका काम हो जाए। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पे आता है सबसे पहले स्टेट। क्या आता है, स्टेट। यूजुअली 1 से लेके 4 तक ये सारे क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, हाइड्रोकार्बन गैसेस होते हैं। फिर उसके बाद 5 से लेके कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 7 या 17 तक, नॉट 7, 17 तक ये क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। क्या होते हैं, लिक्विड्स। और कार्बन नंबर 18 ऑनवर्ड्स ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गैस हो जाएंगे। फिर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लिक्विड हो जाएंगे। फिर 18 नंबर के बाद जितने भी आपको हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड्स हो जाएंगे। यूजुअली इनकी जो डेंसिटी है वो मास के साथ इंक्रीज करती है, मास के साथ इंक्रीज करती है, लेकिन एक टाइम के बाद ये सैचुरेट हो जाती है, दैट इज 0.8। तो इनकी मैक्सिमम डेंसिटी जो है 0.8 तक चली जाती है। फिर उसके बाद आता है इनका बॉइलिंग पॉइंट। क्या आता है इनका, बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या माना जाता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे मास के साथ बढ़ता जाता है, मास के साथ बढ़ता जाता है, मास के साथ आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब बात आती है मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट में ये माना जाता है कि जो इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होंगे, जो इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होंगे, जैसे ब्यूटेन इवन नंबर है, हेक्सेन इवन नंबर है, ऑक्टेन इवन नंबर है, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो
ऑड नंबर ऑफ कार्बन चेन से ज्यादा होगा। मतलब अगर मैं बात करूंगा पेंटेन और ब्यूटेन की, अगर मैं बात करूं, अगर मैं पेंटेन और ब्यूटेन की बात करूंगा, तो ये ब्यूटेन क्या है, इवन नंबर है। पेंटेन, सॉरी, ब्यूटेन क्या इवन है, और पेंटेन, सॉरी, ब्यूटेन इवन है और पेंटेन क्या है, ऑड नंबर है। तो मैंने क्या बोला था, इवन नंबर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑड नंबर। तो यहाँ पे आप लिख लेना कि बॉइलिंग पॉइंट इज हायर फॉर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज कम्पेयर टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और यहाँ पे क्या होगा, ओ सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, मैं बात कर रहा था, सॉरी, नॉट बॉइलिंग पॉइंट, इट इज विद रेस्पेक्ट टू मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, नॉट बॉइलिंग पॉइंट। इवन नंबर के कार्बन एटम्स जो होंगे उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑड नंबर। ये क्यों होता है सर? अब यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि जो इवन नंबर है, 1 2 3, अब यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन, 1 2 3 4, अब मान के चलो 5 कार्बन वाला एलिमेंट है, 4 5। अब ये मान के चलते हैं कि जो इवन नंबर वाला है और जो ऑड नंबर वाला है, इनके अंदर जो पैकिंग होती है, अब सॉलिड स्टेट अभी चैप्टर हट चुका है, जो पैकिंग होती है, इवन नंबर्स की पैकिंग बहुत अच्छी होती है। मतलब इवन नंबर्स क्या है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से ओवरलैप करते हैं, बहुत अच्छे से ओवरलैप करते हैं। लेकिन ऑड नंबर वाले अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाते, ठीक है, ऑड वाले अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाते, तो इसी वजह से इनकी जो पैकिंग होती है वो वीक होती है, वेरस इवन नंबर वालों की पैकिंग बहुत अच्छी होती है। और जिनकी पैकिंग बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, उनको सेपरेट करना मुश्किल होता है। इसलिए सेपरेट करना मुश्किल है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, तो सॉरी, ज्यादा होता है। अब रही बात बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट में ये मान के चलो कि ओपन चेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोज चेन, मतलब आइसोमर्स का। अगर मान लो चलो मेरे पास हेक्सेन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये ओपन चेन, ये हो गया हेक्सेन। अगर मैं इसी को मैं ऐसे करूँ, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ये है ओपन चेन, ये है क्लोज चेन, ठीक है, सॉरी, ये क्या है आपका, आइसोमर वाला है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये है आपका ओपन चेन, ये है आपका क्लोज, ओपन चेन है, और ये क्या, आइसोमर वाला प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओपन चेन वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्लोज चेन, ठीक है। क्लोज चेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कम्पेयर टू ओपन चेन, राइट। इसमें वही है, पैकिंग एफिशिएंसी होती है, तो ये मैटर करता है आपका। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब आता है केमिकल रिएक्शंस। किस पे आते हैं, केमिकल रिएक्शंस पे। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे 3 टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले क्लोरीनेशन, क्या है, हेलोजिनेशन, चलो क्लोरीनेशन ना बोल के हेलोजिनेशन बोलते हैं। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन मतलब किसी भी रिएक्शन पे, किसी भी एल्काइल हैलाइड पे RH है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, Cl2 या X से रिएक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्लोरीन ले रहा हूँ, बेस्ट एग्जांपल होता है। इसको मैं रिएक्ट करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये क्या होगा, ये क्या बनेगा, RCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RCl बनेगा और HCl बन के बाहर आ जाएगा। इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्यों सर, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये क्या बना, RCl बना और HCl बन के बाहर आ गया। ये हो गया हेलोजिनेशन। नाइट्रेशन होता है क्या, हाँ नाइट्रेशन भी होता है, नाइट्रेशन भी होता है। RH को मैं अगर HNO2 के साथ रिएक्ट करूंगा, HNO3 के साथ रिएक्ट करूंगा, और टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर इज अराउंड 600 700 केल्विन, 600 से 700 केल्विन तक अगर मैं टेम्परेचर ले लूं, तो क्या होगा, यहाँ पे RNO2 प्लस H2 बन के बाहर आ जाएगा। क्या बन जाएगा, RNO2 और H2, कैसे, यहाँ पे देखो, RH प्लस HONO2, H है O है N है O कितने हैं, 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये H2O बन के बाहर आ जाएगा, और बाकी जो NO2 है यहाँ पे आ जाएगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको याद रखो, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल, NO2 जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड करके जुड़ जाएगा। इज इट क्लियर? ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आपका आता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन भी सेम है, सल्फोनेशन भी सेम ही है। यहाँ पे क्या होगा, RH ऑन रिएक्शन विथ H2SO4, हाई टेम्परेचर ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RSO3H जुड़ के एक्ट हो जाएगा, और बाकी का जो पार्ट है वो H2 बन के बाहर आ जाएगा, राइट, H2 बन के बाहर आ जाएगा, RSO3H यहाँ पे अटैच होगा, और बाकी का जो है हाइड्रोजन बन के बाहर आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब सिंपल सा है, किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज कराना, किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज कराना। अब किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज कराना मतलब क्या, मान लो CH4 है, मैं इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूंगा, कंप्लीट कंबशन जब होगा तो ये क्या बनेगा, CO2 बनेगा और H2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा और H2। अब बैलेंस कर सकते हो, 2 है 3 है ऑक्सीजन, फिर आप उसको बैलेंस करके चल सकते हो। इज इट क्लियर? ऐसे ही आपका इम्पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, तो अलग अलग केसेस हैं, बट ऑक्सीडेशन देयर इज नो मच ऑफ नीड, राइट। अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका बाय प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी ओपन चेन को
किसी भी ओपन चेन को मैं यहाँ किस में कन्वर्ट करूंगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करूंगा। किस में कन्वर्ट करूंगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करूंगा। किस में कन्वर्ट करूंगा, एरोमेटिक। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक एन हेक्सेन है। क्या है, एन हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 एन हेक्सेन है। अब मैं इसको क्या करूंगा, एक रिएजेंट से रिएक्ट करूंगा, दैट इज V2O5। V2O5 है, और इसको हल्का सा मैं कितना 10 से लेके 20 ATM तक का प्रेशर डालूंगा, और कुछ हाई टेम्परेचर रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं ले लूँ 7 वाला लेता, अगर मैं 7 कंपाउंड्स वाला ले लेता, अगर मैं 7 कंपाउंड्स वाला ले लेता हूँ, तो ये भी V2O5, अगेन सेम टेम्परेचर, 10 से लेके 20 ATM। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टॉलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टॉलिन में। 6 कार्बन तो मिनिमम है ही है, 6 हमेशा बेंजीन बनाने की कोशिश करता है, 6 हमेशा बेंजीन बनाने की कोशिश करता है। अगर 7वां एक्स्ट्रा कार्बन है तो सर 7 वाले कंपाउंड बनना चाहिए, 7 क्लोज रिंग वाला बनना चाहिए। नहीं बनता, क्योंकि 6 की जो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू 7। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन या पायरोलिसिस। अभी थर्मल डिकम्पोजिशन और पायरोलिसिस क्या है, सिंपल सा है कि अगर आपके पास कोई एल्केन है, चेन है, एल्केन है, वो थोड़ा लंबा सा है, मतलब 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो ये क्या करता है, ये ज्यादा हीट करने पे ब्रेक डाउन होता है। कैसे, मान लो कि मेरे पास C3 और H8, C3H8, इसको मैं बहुत ज्यादा हीट करूंगा, इसको मैं बहुत ज्यादा हीट करूंगा, तो चांसेस क्या है, यहाँ पे हो सकता है कि C2H6 बन जाए और एक हाइड्रोजन गैस बाहर निकले। क्या निकले, हाइड्रोजन गैस बाहर निकले। या यार यही इसको मैं ज्यादा हीट करूंगा तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे CH4 निकले, और यहाँ पे क्या निकले, C2 2 3 क्या हो जाएंगे 8 हाँ, C2H4 बन के निकले। यहाँ पे CH4 और C2। ठीक है, अभी भी क्या है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन 8 कार्बन, राइट। तो इट इज बैलेंस। तो ऐसे करके आपके जो बड़े कार्बन से अगर आप उसको हीट करोगे तो आप उसको छोटे छोटे कंपाउंड में ब्रेक कर सकते हो। अगर मैं ले लूँ हेक्सेन, मैं ले लूँ एन हेक्सेन, एन हेक्सेन को मैं हीट करूंगा तो पॉसिबिलिटीज क्या है, ये 5 मेंबर वाला बन सकता है, 3 मेंबर वाला बन सकता है, 2 मेंबर वाला बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। या तो ऐसे बनेगा 5 1 5 इज 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर चेन और 1 मेंबर चेन बनेगा, या 3 मेंबर 2 मेंबर और 1 मेंबर बन सकता है। तो कुछ भी बन सकता है, या फिर 5 6 वाला बन के कोई एल्कीन बन के हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो सकता है, राइट। सो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या कंपाउंड चाहिए, क्या प्रोडक्ट चाहिए, आप उसको रिएक्ट करा सकते हो, राइट। सो आप मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और नेक्स्ट क्लास, एक्चुअली ये 12th नहीं, इसको अपन नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है, ये 12th नहीं होना चाहिए, इसको अपन नेक्स्ट क्लास करेंगे, राइट। आज हमारा डेट है 13, आज हमारा डेट है 13, इसको अपन करेंगे कब, 15 को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगी अपनी 15 या फिर 6, चलो 16 कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अपनी कौन सी है, 16 जून को होगी ऑन एल्कीन्स, राइट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को मेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो। ओके, होप आपको समझ में आ गया, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अच्छे से पढ़िए, राइट। ऑल द बेस्ट फॉर योर रीनीट एग्जाम। अगर कोई डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।